morning, students. Welcome to Amrit Senior Secondary School's online classes. Welcome to SST class. Students, आज हम हमारी सामाजिक शिक्षा के तीसरे खंड इतिहास के 5वें लेसन, जिसका नाम है गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन, खालसा का सृजन और उनकी शख्सियत का तीसरा भाग करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन के नेक्स्ट पॉइंट, जो कि ई बुक के पेज नंबर 52, 53 और 54 पर हैं। आइए हम आज का अपना लेसन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला पॉइंट है खालसा की स्थापना से पहले की लड़ाइयाँ, बैटल्स ऑफ प्री खालसा पीरियड। खालसा की स्थापना से पहले गुरु गोबिंद राय जी को 1688 ईस्वी में भंगाणी का युद्ध लड़ना पड़ा। उस युद्ध में गुरु जी ने राजा फतेह शाह तथा उसके साथियों को हराया। गुरु जी की ये पहली और महत्वपूर्ण विजय थी। इस विजय के बाद गुरु जी फिर से आनंदपुर साहब आ गए। उन्होंने वहां आनंदगढ़, लोहगढ़ तथा फतेहगढ़ नामक 4 किलों का निर्माण करवाया। जब मुगल सम्राट औरंगजेब को दक्षिण में गुरु गोबिंद राय जी की बढ़ती हुई शक्ति का समाचार मिला तो उन्होंने 1693 ईस्वी में पंजाब के शासकों को हुक्म दिया कि वे गुरु जी के खिलाफ युद्ध छेड़ें। कांगड़ा प्रदेश के फौजदार ने अपने पुत्र खानजादा को गुरु जी के खिलाफ भेजा। सिखों ने उसे हरा दिया। गुरु साहब ने को शानदार विजय प्राप्त हुई। खानजादा की असफलता के बाद 1696 ईस्वी के आरंभ में कांगड़ा प्रदेश के फौजदार ने हुसैन खां को गुरु जी के खिलाफ भेजा, पर वह पहाड़ी राजाओं के साथ ही उलझ कर रह गया। खानजादा मुअज्जम ने गुरु साहब तथा पहाड़ी राजाओं की शक्ति को कुचलने के लिए कई प्रयत्न किए। वह पहाड़ी राजाओं को कुचलने में तो सफल हो गया, पर शहजादे ने गुरु जी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की। बेटा जी, आओ इस पॉइंट को अब हम विस्तार से समझते हैं। खालसा की स्थापना से पहले की लड़ाइयाँ। गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने जीवन काल में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं। कुछ लड़ाइयाँ उनको खालसा की स्थापना से पहले और कुछ लड़ाइयाँ वो खालसा की स्थापना के बाद लड़नी पड़ी हैं। हम पहले गुरु जी की खालसा की स्थापना से पहले की लड़ाइयों के बारे में जानते हैं। गुरु गोबिंद राय जी को 1688 में पंघानी का युद्ध लड़ना पड़ा। उसमें उन्होंने राजा फतेह शाह को हराया। ये उनकी सबसे पहले जीत थी। फिर उसके बाद वह आनंदपुर साहब आ गए। उन्होंने वहाँ पर आनंदगढ़, लोहगढ़ तथा फतेहगढ़ नामक 4 किलों का निर्माण करवाया। मुगल सम्राट तब तक गुरु जी की बढ़ती हुई शक्ति से बड़ा भयभीत हो गया था। वह नहीं चाहता था कि मुसलमान ग्रुप के अलावा, औरंगजेब के मुगलों के अलावा और मुसलमानों के अलावा और कोई शक्ति वो पूरे भारत पर राज करे। इसलिए उसने पंजाब के शासकों को हुक्म दिया कि गुरु जी के खिलाफ वो युद्ध छेड़े। कांगड़ा के प्रदेश के फौजदार खानजादा को गुरु जी ने सिखों के लिए विरुद्ध भेजा। सिखों ने उसे हरा दिया और वो गुरु जी को उस युद्ध में वो शानदार विजय प्राप्त हुई थी। खानजादा की असफल के हार जाने के बाद कांगड़ा प्रदेश के फौजदार हुसैन खान को गुरु जी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भेजा गया, पर वह पहाड़ी राजाओं के साथ ही उलझ कर रह गया। फिर शहजादा मुअज्जम ने वो गुरु जी पहाड़ी राजाओं की शक्ति को कुचलने का प्रयत्न किया, पर उसने गुरु जी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खालसा की स्थापना, क्रिएशन ऑफ खालसा।
वैसाखी वाले दिन 1699 ईस्वी को गुरु गोबिंद राय जी ने खालसा की संरचना की। उन्होंने अमृत तैयार कर 5 प्यारों भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मोकम सिंह, भाई साहब सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई हिम्मत सिंह का चुनाव किया। फिर उन 5 प्यारों को अमृत का पान करा व उनके नाम के साथ सिंह शब्द लगाया। फलस्वरूप वह सिंह भी सज गए और वह सवे भी सिंह भी सज गए तथा उनका नाम गुरु गोबिंद सिंह जी हो गया। बेटा जी, हम सभी जानते हैं कि खालसा की स्थापना का काम जो है वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया है। तब उनका नाम जो था गुरु गोबिंद राय था। उन्होंने ये काम वैसाखी वाले दिन 1699 ईस्वी को किया था। उन्होंने उस दिन एक सभा थी, ठीक है, उस सभा में बहुत सारे लोग जो थे वो आए थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे सिखों की मुझे कुर्बानियों की ज़रूरत है। पहले तो लोग डर गए, पर बाद में से उनमें से एक दया सिंह नाम का, जिसको भाई दया सिंह नाम दिया गुरु गोबिंद सिंह जी ने, वो उठे और गुरु गोबिंद सिंह जी उनको एक तंबू में ले गए और वहाँ से जब वो बाहर आए तो उनकी तलवार को खून लगा हुआ था। फिर ऐसे ही करते करते उन्होंने 5 सिरों की कुर्बानी के लिए कहा। तो करते करते दूसरे नंबर पर भाई धर्म सिंह, भाई मोकम सिंह, भाई साहब सिंह तथा भाई हिम्मत सिंह जो है वो अपनी कुर्बानी देने के लिए पहुंचे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें अमृत छिकाया और उन्हें सिंह सजाया। उनको अमृत छकाकर उनको सिंह बनाया और उनसे अमृत छककर खुद सिंह बने और उनका नाम गोबिंद राय से गुरु गोबिंद सिंह जी हो गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर खालसा काल की लड़ाइयाँ। खालसा की स्थापना के बाद के काल को उत्तर खालसा काल कहा जाता है। इस समय दौरान गुरुजी युद्धों में ही लगे रहे। उन्होंने 1701 ईस्वी में आनंदपुर का पहला युद्ध, 1702 ईस्वी में निरमोह का युद्ध, 1702 ईस्वी में ही बसौली का युद्ध, 1704 ईस्वी में आनंदपुर का दूसरा युद्ध, शाही टिब्बी का युद्ध, सरसा का युद्ध, 1705 ईस्वी में चमकौर का युद्ध लड़ा। चमकौर से निकलकर माचीवाड़ा, दीना आदि स्थानों से होते हुए वह खिदराना पहुंचे तथा वहां 1705 ईस्वी में उन्होंने मुगल सेना को हराया। खिदराना से गुरुजी तलवंडी साबो चले गए, वहां से वह दक्षिण की तरफ चले गए। बेटा जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा जीवन जो है वो लड़ाइयाँ लड़ते निकल गया। उनमें से उनकी जो है खालसा की स्थापना के बाद की लड़ाइयाँ हैं वो हैं 1701 ईस्वी में आनंदपुर साहब का पहला युद्ध, 1702 ईस्वी में निरमोह का युद्ध, 1702 ईस्वी में ही बसौली का युद्ध, 1704 ईस्वी में आनंदपुर का युद्ध, शाही टिब्बी का युद्ध, सरसा का युद्ध, 1705 ईस्वी में चमकौर का युद्ध, जिसमें उनके बड़े 2 साहबजादे जो है शहीद हो गए। चमकौर साहब का युद्ध, चमकौर से निकलकर वह माचीवाड़ा के जंगलों में चले गए। दीना आदि स्थानों से होते हुए वह खिदराना, जिसको हम अभी मुक्तसर साहब कहते हैं, वहाँ उन्होंने 1705 ईस्वी में मुगलों के साथ एक युद्ध लड़ा। वहाँ से वह तलवंडी साबो चले गए और फिर वहाँ से वह दक्षिण की तरफ चले गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
गुरु साहिब का ज्योति ज्योत समा जाना। गुरु गोबिंद सिंह जी सितंबर 1708 ईस्वी में नांदेड़ साहिब पहुँचे। उन्होंने माधोदास को बंदा बहादुर के रूप में पंजाब भेजा। सरहंद के फौजदार ने 2 पठानों को गुरु साहिब की हत्या करने के लिए नांदेड़ भेजा था। वे कभी कभी गुरुजी के दरबार में भी जाते। एक दिन शाम को उनमें से एक पठान को उचित अवसर मिल गया। उस समय गुरुजी का निजी सेवक सो गया था। गुरुजी भी सो रहे थे। उस पठान ने मौका देकर गुरु साहब के पेट में अपना छुरा भोंक दिया। एक बार तो ये जख्म ठीक हो गया, बाद में कमान का चिल्ला चढ़ाते समय ये जख्म बिगड़ गया तथा गुरुजी 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को ज्योति ज्योत समा गए। बेटा जी, जैसे हमने पहले पॉइंट में से पढ़ा था कि गुरु गोबिंद सिंह जी दक्षिण की तरफ चले गए थे, वहाँ पर वो नांदेड़ साहब पहुँचे थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात माधोदास नाम के एक इंसान से हुई थी, जो उनकी शख्सियत से बहुत प्रभावित हुआ और गुरु गोबिंद सिंह जी का शिष्य बन गया था। और बाद में उस शिष्य को गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरबख्श सिंह का नाम देकर जो है वो पंजाब भेजा था। और जहाँ पर पहुंचकर उसकी बहादुरी को देखते हुए लोगों ने उनको बंदा बहादुर का नाम दिया था। वहाँ से वह सरहंद के फौजदार ने 2 बेटा जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि औरंगजेब गुरु गोबिंद सिंह जी का बहुत बड़ा शत्रु था। तो उन्होंने जो है वो पंजाब के शासकों को आदेश दिया था कि वे गुरु जी को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाए। तो सरहंद के फौजदार ने 2 पठानों को गुरु साहब जी की हत्या करने के लिए नांदेड़ भेजा हुआ था। वह गुरु जी के दरबार में जाते थे। वहाँ से उनको एक दिन मौका मिल गया कि गुरुजी सो रहे थे, तो उनका जो निजी सेवक था वो भी सो गया। तो उनको मौका मिल गया कि उसने गुरु साहब जी के गुरु जी के पेट में छुरा जो है वो भोंक दिया, यानी कि छुरा मार दिया। तो इससे गुरु जी के पेट में एक गहरा जख्म हो गया। जो जख्म ठीक तो हो गया था, पर बाद में जो है एक बार गुरु साहब जी जो है वो चिल्ला चढ़ा रहे थे, तो वो जोर की खींचने की वजह से जो है, जोर लगाने की वजह से वो जख्म जो है वो फिर से खुल गया, फिर वो जख्म बिगड़ गया। तो इसी वजह से गुरु साहब जी जो है 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को ज्योति ज्योत समा गए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खालसा का सृजन 1699 ईस्वी, क्रिएशन ऑफ खालसा 1699 AD। 1699 ईस्वी को वैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद राय जी ने खालसा की संरचना की। सिख परंपरा में इस घटना को बहुत ही महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इस घटना या खालसा की स्थापना के पीछे कुछ कारण भी थे। अब हम उन कारणों के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, पहले 9 गुरुओं द्वारा सिख मत के विकास के लिए किए गए कार्य। मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म बाय द प्रीवियस 9 गुरुज। खालसा के बीज गुरु नानक देव जी ने ही बो दिए थे। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा व्यर्थ के रीति रिवाजों का खंडन भी किया। उन्होंने संगत तथा पंगत प्रथा चलाकर जाति प्रथा पर चोट की। उन्होंने उस काल दौरान हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज भी उठाई। गुरु नानक देव जी के बाद के सभी गुरुओं ने उनके द्वारा दिखाए गए आदर्शों को माना। परिणाम स्वरूप गोविंद राय जी ने सिखों में पाई जाने वाली सभी बुराइयों को दूर करने तथा उनमें हिम्मत, साहस तथा बहादुरी भरने के लिए खालसा का सृजन सिख पहचान के रूप में स्थापित किया। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि खालसा की स्थापना जो है वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने की है। ये कैसे, खालसा की स्थापना कैसे हुई, ये मैंने आपको पहले ही वाले पॉइंट्स में बता दिया है। ठीक है, तो ये खालसा की स्थापना की गुरु गोबिंद सिंह जी को ज़रूरत क्या पड़ी, क्या कारण थे कि उन्होंने खालसा की स्थापना की। इसका पहला कारण था कि गुरु गोबिंद सिंह जी से पहले के हमारे जो है सिख धर्म के 9 गुरु हैं, उनके
सारे जो काम थे उन कामों को ही गुरु गोबिंद राय जी ने आगे बढ़ाया। गुरु नानक देव जी ने ही मूर्ति पूजा तथा व्यर्थ के रीति रिवाजों का खंडन किया था। उन्होंने ही संगत तथा पंगत प्रथा चलाकर जाति प्रथा पर चोट की थी। संगत मीन के सारे लोग, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, वो एक ही जगह पर बैठ के भगवान का नाम लेते हैं। पंगत का मतलब है कि चाहे कोई भी किसी भी धर्म या किसी भी जाति से संबंध रखता है, सभी लोग एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं, जिस वजह से जाति प्रथा पर काफ़ी चोट पहुंची। उस समय जो थी जाति प्रथा जो थी बहुत ज़्यादा थी। सभी लोग जो थे वो धर्मों और जातियों में बंटे हुए थे। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ संबंध नहीं रखते थे या उनको वो घृणा की नज़र से देखते थे। इन्हीं सब के खिलाफ गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक सभी ने आवाज़ उठाई थी, और यही जो काम जो था वो गुरु गोबिंद राय जी ने भी किया। और तब तक जो था, हालांकि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु नानक देव जी, सभी गुरु तेग बहादुर जी, सभी ने जो है ये काम किया कि भी उन्होंने जाति प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश की, पर अभी भी गुरु गोबिंद राय जी के वक्त तक भी ये जो थी बुराई अभी भी कायम थी। तो इसलिए गुरु गोबिंद राय जी जो थे, उन्होंने इस को ख़त्म करने के लिए जो थे खालसा पंथ की स्थापना की, कि भी उन्होंने खालसा के जो सिख थे उनको, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते थे, चाहे वो किसी भी जात से संबंध रखते थे, उनको अमृत छकाकर सिख बनाया। इस वजह से उन्होंने वो चाहते थे कि भी जो है हिम्मती लोग, साहसी लोग तथा बहादुर लोग जो है वो सिख धर्म में आए, ताकि जो है वो औरंगजेब या मुगलों का सामना किया जा सके। इसलिए उन्होंने खालसा का सृजन किया या खालसा की स्थापना की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब के हिंदुओं पर अत्याचार। औरंगजेब्स एक्ट्रोसाइड्स अपॉन हिंदूज। औरंगजेब भारत को इस्लाम की भूमि बनाना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने हिंदुओं पर ढेर से अत्याचार किए। उनके पवित्र मंदिरों को ध्वंस किया, ध्वंस मीन गिरा दिया। उन्हें उच्च सरकारी पदों से निकाल दिया गया, उन पर विशेष कर लगा दिए गए, उनके धार्मिक रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इस तरह से हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। पर यहाँ गुरुजी ने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए अपने पिता का बलिदान दिया। वहीं पर उन्होंने खालसा के रूप में एक शक्तिशाली सेना का भी स्थापना करनी चाहिए। बेटा जी, औरंगजेब जो था एक कट्टर मुसलमान शासक था। वह कट्टर मीन होता है कि जो है वो सिर्फ चाहते हैं कि उनके ही धर्म से संबंधित लोग जो हैं हों, किसी दूसरे धर्म को मानने वाले लोग ना हों। तो ऐसा ही औरंगजेब भी चाहता था कि सिर्फ भारत में सिर्फ है मुसलमान लोग ही हों, इस्लाम धर्म को मानने वाले ही लोग हों। हिंदुओं पर इस वजह से उसने काफ़ी अत्याचार किए, ताकि हिंदू लोग भी जो थे वो अपना हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान धर्म ग्रहण कर लें। इसके लिए उसने उन पर काफ़ी अत्याचार किए, उनके मंदिरों को गिरवा दिया, उनको उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया।
पहले तो उनको लालच दिया गया कि अगर वो इस्लाम धर्म कबूल करते हैं तो उनको उनके सरकारी पदों पर बना रहने दिया जाएगा, अगर वो नहीं इस्लाम धर्म अपनाते थे तो उनको उनकी नौकरियों से निकाल दिया जाता था। उन पर विशेष टैक्स लगाए जाते थे, उनको उनके जो रीति रिवाज थे, धार्मिक रीति रिवाज थे उनको मानने पर जो है पाबंदी लगाई जाती थी। इसलिए इस तरह उन पर अत्याचार करके उनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था। गुरु गोविंद राय जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान देकर हिंदुओं की रक्षा की और उन्होंने सारी उम्र जो है वो काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी मुग़लों के खिलाफ, और इसीलिए उनको ज़रूरत महसूस हुई कि भी ऐसे लोगों की एक शक्तिशाली सेना स्थापित की जाए जो औरंगजेब के अत्याचारों और जुल्मों से बिल्कुल ना डरे। थर्ड पॉइंट है पहाड़ी राजाओं पर निर्भर ना रहना, अनरिलायबल हिल राजाज। खालसा स्थापित करने से पहले गुरु गोविंद राय जी ने पहाड़ी राजाओं से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के प्रयत्न किए। नांदोड़ के युद्ध में उन्होंने मुगलों के विरुद्ध पहाड़ी राजाओं का साथ दिया था, पर बाद में पहाड़ी राजा मुगलों के साथ जा मिले। इस पर गुरुजी ने महसूस किया कि उन्हें किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, इसलिए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उन्होंने खालसा की स्थापना की। बेटा जी, मुगल जो थे वो विदेशी शासक थे, वो बाहर के लोग थे। पहाड़ी राजा जो थे वो हमारे अपने थे। इसलिए गुरु गोविंद राय जी ने पहाड़ी राजाओं से मित्रतापूर्ण संबंध जो थे वो रखे। इसलिए उन्होंने उनका नांदोड़ के युद्ध मुगलों के विरुद्ध जब लड़ाई हुई तो उन्होंने नांदोड़ के युद्ध में पहाड़ी राजाओं के साथ दिया, पर बाद में पहाड़ी राजा जो थे वो मुगलों के साथ जा मिले। इसलिए ये गुरुजी को महसूस हुआ कि पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर जो है वो औरंगजेब का सामना नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अपनी एक ऐसी सेना गठन करें जो है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं और जो समय आने पर उनके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए उन्होंने पहाड़ी राजाओं पर अब ना निर्भर रहने का फैसला किया और खालसा की स्थापना की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जाति प्रथा का बंधन। चाहे गुरु गोविंद राय जी के पूर्वाधिकारियों ने जाति प्रथा का खंडन किया था, परंतु फिर भी अभी तक सिख समाज में जाति प्रथा समाप्त नहीं हुई थी। इसलिए गुरु साहब ने जाति प्रथा के बंधन को खत्म करके अलग अलग जातियों तथा धर्मों में से सिखों को लेकर खालसा की स्थापना की। बेटा जी, पूर्वाधिकारी होता है कि गुरु गोविंद राय जी से पहले के जो गुरु थे उन्होंने भी जाति प्रथा का खंडन किया था। जाति प्रथा का खंडन करना मतलब कि जाति प्रथा को ना मानना के भी सब गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी का एक ही मत था कि जो इंसान इस धरती पर आया है वो सारे के सारे बराबर हैं। कोई ऊंचा नीचा, कोई बड़ा छोटा, कोई राजा, कोई प्रजा नहीं है, सभी एक बराबर हैं। ठीक है, तो जो प्रथा गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी वो सारे गुरुओं ने कायम रखी। सभी ने इस जाति प्रथा का खंडन किया, पर अभी तक जब तक गुरु गोविंद राय जी को गद्दी मिली ये प्रथा अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। इतनी कोशिशों के बावजूद भी अभी तक ये ख़त्म नहीं हुई थी। इसलिए गुरु गोविंद राय जी ने ये सोचा कि ये जो जाति प्रथा है इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने एक खालसा की स्थापना की, और उस खालसा की स्थापना करने के लिए उन्होंने अलग अलग जातियों तथा धर्मों से लोग लिए ताकि सारे के सारे जो है वो बंधन जो है वो ख़त्म हो जाएं।
जाति प्रथा जो है ख़त्म हो जाए और सारे के सारे जो लोग थे वो एक समान बन जाएं। इसलिए उन्होंने खालसा की स्थापना की, इस जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए। एक कारण ये भी था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गुरु साहब के जीवन का उद्देश्य। गुरु गोविंद राय जी अपनी जीवन कथा विचित्र नाटक में लिखते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य संसार में धर्म का प्रचार करना, संतों की रक्षा करना तथा अत्याचारियों का विनाश करना है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने खालसा की स्थापना जरूरी समझी। बेटा जी, गुरु गोविंद राय जी ने जो है वो अपने जीवन के ऊपर एक जीवन कथा लिखी है जिसका नाम है विचित्र नाटक। उन्होंने उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो संसार में जो है वो धर्म का प्रचार करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए और अत्याचारियों का विनाश करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इस सब के लिए उनको जो थी एक शक्तिशाली सेना की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने खालसा की स्थापना की, ताकि जो है वो इन जुल्मों का विनाश करके, उनके अत्याचार, मुगलों के अत्याचारों का सामना करके संतों की रक्षा की जा सके, धर्म का प्रचार किया जा सके और लोगों की सहायता जो है की जा सके। बेटा जी, हम आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने मेरी इस ऑडियो को अच्छी तरह से सुन के और ई बुक के पेजेस को अच्छी तरह से पढ़कर मेरे द्वारा पूछे प्रश्नों को आपने अपनी कॉपी पर साफ साफ लिखना भी है और याद भी करना है। आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं। पहला है गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंगाणी के युद्ध में किसे हराया। इसके 4 ऑप्शंस हैं, आपने सही वाला ऑप्शन जो है वो टिक करना है। नेक्स्ट है गोविंद राय ने खालसा की संरचना कब की। इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, आपने सही वाला ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट है खिदराना में गुरुजी ने मुगल सेना को कब हराया। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही वाले ऑप्शन पे टिक करना है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह जी नंदेड़ कब पहुँचे। इसके 4 ऑप्शन हैं, सही वाले को टिक करो। सरहिंद के फौजदार ने गुरु साहब की हत्या करने के लिए कितने पठानों को भेजा। ये भी आपको इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही वाले ऑप्शन को आपने टिक करना है और अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर लिखना है। थैंक यू बेटा जी।